नमस्कार। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। 12 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था सन 1967 में। लेकिन आज भी हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स हैं और डॉक्टर लोहिया उन तीन बड़े और समाजवादी नेताओं में थे, त्रिमूर्ति कह सकते हैं हम, जयप्रकाश लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने हिंदुस्तान में सोशलिस्ट मूवमेंट को नींव डाली, आगे बढ़ाया। हालांकि अपने जीवन में डॉक्टर लोहिया नहीं देख सके थे गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में, जो उनका एक तरह से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े और इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बताइए कि हम आज की पीढ़ी क्यों याद करे, डॉक्टर लोहिया को क्यों याद करे, आज उनकी क्या प्रासंगिकता है। आज तो देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लोहिया को याद करने की जरूरत क्या है? इसमें जो सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि आज के नेताओं के जो विचार हैं, उनके जो सपने हैं, उनका जो योगदान है, वो तात्कालिक लगता है। देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनके समाधान के लिए रास्ता क्या है, ऐसा वो दिखाई नहीं पड़ते। पथ प्रदर्शक कहना उनको मुश्किल है। राम मनोहर लोहिया भारत को गुलामी से आजादी की तरफ ले जाने वाली जमात में गांधी और नेहरू सुभाष की पीढ़ी के बाद के सबसे तेजस्वी नेताओं में से थे। उन्होंने आजादी के बाद के भारत की कल्पना में रंग भरने का योगदान किया। ये हमारे पुरखों की कल्पना थी कि हमारी आजादी का मतलब गरीब आदमी औरत की आजादी होगी, वंचित की आजादी होगी, गांव की आजादी होगी, मामूली लोगों की आजादी होगी। अब ऐसे देश और समाज में रामदत्त जी, जो कि राजा महाराजा नवाबों और ब्रिटिश वायसरायों की कहानी से भरा हुआ था, उसमें जन साधारण को, लघु मानव को केंद्र में लाना एक बहुत वैचारिक साहस की बात थी। शुरू तो इसको गांधी जी ने किया जब कहा उन्होंने कि हमारे लिए दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नारायण और दरिद्र, इसको जोड़ना गांधी के ही बूते का काम था। उनकी इस दिशा में जो आकर्षण था, उसको पहले नेहरू सुभाष पटेल जैसे लोगों ने पहचाना। उसके बाद जो आजादी की लड़ाई का असली दौर चला 1921 से 1947 वाला, उसमें जो लोग बच्चों की तरह से असहयोग आंदोलन में आए और जवानी उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में खपी, उनमें राम मनोहर लोहिया एक। राम मनोहर लोहिया के पिता हीरालाल लोहिया गांधी जी के अनुयायी थे, व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने व्यापार छोड़ करके रचनात्मक केंद्र आज के बांग्लादेश में शुरू किया और उसका असर लोहिया पर भी पड़ा। लेकिन लोहिया ने जिन 4 चीजों के बारे में हमें आशा दिखाई है, राह दिखाई है, पहली बात है भारत का निर्धनता उन्मूलन। ऐसा कैसे हो सकता है कि सदियों से चला आ रहा इतिहास गरीबी का खत्म हो जाएगा। लोहिया ने उसके लिए समता और संपन्नता की दोहरी रणनीति बताई। दूसरी बात है जाति विहीनता। क्या सचमुच जाति मुक्त भारत हो सकता है? संविधान में तो लिख दिया गया, लेकिन ये सपना सच कैसे होगा, इसको भी राम मनोहर लोहिया ने बहुत सुचिंतन के साथ गांधी अंबेडकर के योगदान को मिलाते हुए एक दिशा दी। तीसरी बात है भारत की आजादी का दिमागी स्तर पर, यानी बौद्धिक स्वराज, मानसिक गुलामी से मुक्ति। और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का एक औपनिवेशिक आतंक था, देशी भाषाओं की दुर्दशा थी, उसके बारे में एक भाषा नीति। और फिर उन्होंने भारत का जो सुरक्षा का प्रश्न है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो, चाहे दुनिया में उस समय शीत युद्ध चल रहा था, उसका परिणाम हो, एक सुरक्षा नीति भी बताई, जिसको उन्होंने हिमालय बचाओ के नाम से जाना।
तो लोहिया के ये जो व्यावहारिक सूत्र हैं, जैसे गांधी ने गरीबी हटाओ के लिए चरखा दिया, जैसे गांधी ने अंग्रेजों का डर दूर करने के लिए सत्याग्रह दिया, जैसे गांधी ने हमारे अपने निजी चरित्र में जो दोष हैं, पुरुषवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, उसके लिए एकादश व्रत दिया, वैसे लोहिया ने गांधी के बाद के भारत के राष्ट्रीय निर्माण के लिए, लोकतांत्रिक नव निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है वो बताया, और खाली बताया नहीं शिक्षक की तरह से, उस पर चलने की भी कोशिश की, जिसकी उनको भारी कीमत अदा करनी पड़ी। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपने नाम लिया महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, नेहरू का। ये तीनों लोग पढ़ने ब्रिटेन गए थे और जयप्रकाश जी अमेरिका गए थे, और उस जमाने में उन्होंने वहाँ मतलब पढ़ते हुए अपना काम भी किया, होटलों में सफाई वगैरह का भी काम किया। डॉक्टर लोहिया जर्मनी से पढ़ के आए थे, तो उनकी थीसिस काफी चर्चित हुई थी, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी के तो पौत्र की उम्र के थे। उनका और गांधी जी के बीच में 41 बरस का फासला था। जी जी। और जवाहरलाल जी से करीब 20 बरस का फासला था। तो वो 1910 में उनका जन्म हुआ था। तब तक भारत का आत्मविश्वास लौट चुका था। ज्ञान और उत्साह दोनों के समन्वय से एक पूरी पीढ़ी ने अगली कतार को संभाल लिया था। तो राम मनोहर लोहिया जब बच्चे थे, उनके पिता, जैसा मैंने कहा, कि गांधी जी के और राष्ट्रीय आंदोलन के अनुयायी थे, तो उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना तो घुट्टी में मिली थी। उनकी शुरू की शिक्षा अकबरपुर में, फैजाबाद, उसके बाद फिर बनारस, कलकत्ता, बंबई, और जब उन्होंने इंटर पास किया तो आगे की और ऊंची पढ़ाई करने का सपना था। उनके सामने संभावना थी यूरोप में जाके पढ़ने की। इंग्लैंड वो गए भी, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि जिनके जूतों के नीचे हमारी अस्मिता दबी हुई है, जिनसे हमको आजादी पानी है, उनसे हमको ज्ञान लेके क्या मिलेगा। और गांधी जी का भी इसमें एक तरह का निषेध उनके ध्यान में था। तो वो जर्मनी पढ़ने गए। जर्मनी उस समय यूरोप ही नहीं, दुनिया के ज्ञान प्रक्रिया का केंद्र था। दर्शन से लेके भौतिक विज्ञान तक, नीत्शे से लेके आइंस्टाइन तक, ये सब जर्मन विश्वविद्यालयों से जुड़े थे। राम मनोहर लोहिया ने हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन में दाखिला लिया, जर्मन भाषा सीखी, और जर्मन भाषा में मौलिक ग्रंथों को, कार्ल मार्क्स समेत सबका अध्ययन किया। और वहां जाकर के उन्होंने जो नमक का अर्थशास्त्र है, क्योंकि वो आपको याद होगा नमक सत्याग्रह के ठीक पहले की बातें ये हैं, तो उन्होंने नमक सत्याग्रह के अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में, परिणामों के बारे में अध्ययन किया, और नमक का अर्थशास्त्र उनकी पीएचडी का विषय बना। डॉक्टर लोहिया के इस आग्रह के कारण जब वो लौटे तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक आधारशिला को, गांधी के योगदान को अच्छी तरह समझ चुके थे। इसलिए उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी कि हमको लौट करके क्या करना है। और राम मनोहर लोहिया के लिए श्री जमनालाल बजाज ने गांधी जी से परिचय कराया। गांधी जी ने पूछा, जैसा वो हर से पूछते थे, कि इसके रहने खाने का इंतजाम क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसकी आप चिंता नहीं करिए, ये सब संभाल लिया जाएगा। और जवाहरलाल की निगाह भी लोहिया पर पड़ी। उन्होंने तत्काल राम मनोहर लोहिया को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर विदेश विभाग का प्रबंधक संयोजक बना दिया। और ये लोहिया आनंद भवन में वो रहे भी ये अपना दायित्व निभाने के लिए। उन्होंने बिल्कुल अपने छोटे भाई या संतान की तरह से आनंद भवन का दरवाजा सबके लिए खुला था, क्योंकि कांग्रेस का महाकार्यालय वहीं होता था। आचार्य कृपलानी जनरल सेक्रेटरी होते थे। तो जयप्रकाश, लोहिया, कॉमरेड के.एम. अशरफ, एक दर्जन बिल्कुल तपे तपाए सुशिक्षित नौजवानों की टोली नेहरू की अगुवाई में राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ चली। और शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट का जो हेडक्वार्टर बहुत दिनों तक इलाहाबाद ही था, आनंद भवन ही था, दिल्ली में नहीं था। पूरी तरह से, क्योंकि आनंद भवन में दफ्तर खुलने के पहले जहां का अध्यक्ष होता था, दफ्तर वहां से चलता था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने गांधी जी की सम्मति और सुझाव से अपना एक पूरा घर मोतीलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल के लिए दे दिया। ये बड़ा घर था, कई कमरे थे, तो पूरा सेक्रेटेरिएट वहीं से चलने लगा। और बरसों बरस तक अध्यक्ष फिर कोई हुआ, 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद का स्वराज भवन ही था।
अच्छा, आपने गांधी जी की बात की, बार बार हम लोग स्वराज की भी बात करते हैं, तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज कहा, डॉक्टर लोहिया ने उसको चौखंबा राज कहा। तो दोनों में कोई फर्क है या एक ही चीज है बुनियादी तौर पर? दोनों में एक जैसे बीज और पेड़ का रिश्ता था, बीज और फल का रिश्ता था। गांधी जी ने जब ग्राम स्वराज कहा तो उन्होंने ये कल्पना प्रस्तुत की कि अंग्रेजी राज ने इतना भयंकर केंद्रीकरण कर लिया है कि सब कुछ वायसराय के दफ्तर से चलता है और वो भी इंग्लैंड की रानी की मर्जी से होता है। हम भारत के 7 लाख गांवों की स्वायत्तता वापस करेंगे, उनको स्वराज देंगे। स्वराज का मतलब स्वशासन होता है। तो उसका वैधानिक रूप क्या होगा? भारतीय संविधान की रचना में वो जो माहौल उस समय का था, बंटवारे का, गृह युद्ध का, आसपास की सरहदों में बगावत का, पाकिस्तान के हमले का और चीन में क्रांति का, उस सब को देखते हुए विकेंद्रीकरण के वादे पर हम ज्यादा काम अपने संविधान में नहीं कर सके थे और काफी ढांचा करीब करीब जस का तस रखना पड़ा। उस परिवर्तन का समय उचित नहीं था। राम मनोहर लोहिया ने इसी कमी को दूर करने के लिए भारतीय राज्य की कल्पना में 4 धुरियों या 4 खंभों की कल्पना की। कहा कि हमारी अभी की सरकार कुल एक खंभे पर चलती है, वो है दिल्ली दरबार। थोड़ा सा अधिकार प्रेसिडेंसी स्टेट्स को मिला हुआ है, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, यूनाइटेड प्रोविंसेस को, लेकिन आने वाले समय में हमको 4 चरणों में अपने राज्य का निर्माण और संचालन करना होगा। पहला केंद्र तो होगा ही, केंद्रीय सत्ता होगी, फिर राज्यों की सत्ता होगी जो राज्य सरकार कहलाएगी, फिर जिलों की सत्ता होगी जो अभी अंग्रेजी राज के विरासत के रूप में जिला अधिकारी कलेक्टर के मातहत चलती है, वो नहीं होगा। वहां पर जनप्रतिनिधि मुखिया होगा, जो पंचायती राज के कानून में श्री राजीव गांधी के दौर में आने का प्रयास भी किया गया कि कलेक्टर मातहत होगा जिला परिषद अध्यक्ष के। और चौथा खंभा गांव सरकार का होगा। तो लोहिया ने भारत सरकार की कल्पना में 4 स्तर की सरकार की बात कही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार और गांव सरकार। यही ग्राम स्वराज का जी जी। राजनीतिक और अभी आधार होगा। राजीव गांधी ने जो एक्ट में संशोधन किया, संविधान में लाए, तो जिला परिषदें तो हैं, ग्राम सभाएं भी हैं, लेकिन वो बात नहीं है, वो एक तरह से सरकार का ही एक्सटेंशन है, सरकारी विभाग का। खैर, हम वैचारिक स्तर पे अगर बात करें तो डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति का नारा बहुत मशहूर है। तो राम क्या मनोहर है सप्त लोहिया ने क्रांति? राम मनोहर लोहिया ने नई दुनिया बनाने के लिए जो सपने उनकी पीढ़ी को उनके बुजुर्गों ने सौंपा था, जैसे 1848 में लिखे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था, 1909 में हिंद स्वराज के जरिए मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था, इसी तरह से वाई सोशलिज्म पुस्तिका के जरिए जयप्रकाश नारायण ने 1936 में एक तस्वीर पेश की थी। इन्हीं तस्वीरों को जोड़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए राम मनोहर लोहिया ने 1960 में एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए एक विश्व सम्मेलन में सप्त क्रांति का सिद्धांत, सप्त क्रांति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में 20वीं सदी युद्ध के लिए नाम है, लेकिन ये सदी अन्यायों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी इतिहास में याद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में 7 बड़े अन्याय हैं और उनके खिलाफ लड़ाइयां भी चल रही हैं। उन सबको जोड़ने से 7 क्रांतियों का आपस का संबंध बनेगा। पहली लड़ाई तो नर नारी समता की है, मर्द और औरत की गैर बराबरी। औद्योगिक देशों में, गुलाम देशों में, साम्राज्यवादी देशों में, साम्यवादी देशों में चौतरफा छाई हुई है और औरतें न्याय मांग रही हैं। मर्द जो औरतों के लिए और समता के समर्थक हैं, वो भी इसके साथ खड़े हैं। तो नर नारी समता। दूसरी बात उन्होंने कही कि रंग भेद बहुत भयंकर लड़ाई है। ये इतिहास की ऐसी पलट हुई धारा है जिसमें कि चूंकि 16वीं 17वीं शताब्दी से टेक्नोलॉजी, व्यापार, सेना, इन सारी की शक्तियां यूरोप के हाथ में चली गई, इसलिए जो गोरे लोग थे उनको श्रेष्ठ मान लिया गया और बाकी सबको हे माना गया, चाहे वो चीनी थे, चाहे अफ्रीकी थे, चाहे भारतीय थे। ये रंग भेद से खिलाफ गांधी लड़े थे। दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई चली रही थी, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग लड़े थे। उसको उन्होंने कहा कि दूसरी लड़ाई है शरीर की चमड़ी के रंग के आधार पर चल रही गैर बराबरी, उसके खिलाफ लड़ाई। तीसरी लड़ाई है जन्म आधारित
गैर बराबरी, जिसको हम जाति से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये गुण दोष तो सब में होते हैं, लेकिन जन्म से उसको जोड़ देना, उनका क्या, और जाति प्रथा खाली भारत का दोष नहीं है, हिंदुओं का दोष नहीं है, भारत के सभी धर्मों में छा गई है और दुनिया में भी अनेक रूपों में ये दिखाई पड़ती है। तो जन्म आधारित गैर बराबरी। फिर उन्होंने कहा कि देशों के बीच को जो गैर बराबरी है, अंतरराष्ट्रीय जमींदारी, कुछ देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये गोरे लोगों के कब्जे में थे, अमेरिका, वहां की आबादी कम और जमीन ज्यादा, और दूसरी तरफ चीन, भारत, टर्की, अरब देश, यहाँ पर आबादी ज्यादा, जमीन कम। जमीन और आबादी का भी एक रिश्ता होना चाहिए, और इसी को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई की बात कही। एक बात उन्होंने हथियारों के खिलाफ कही कि हथियारों को लेकर के दुनिया में एक लड़ाई चल रही है, हिंसा और अहिंसा की, बड़ी भारी क्रांति है। इसका मुकाबला भारत से शुरू हुआ है गांधी की अगुवाई में, और वो सत्याग्रह फैल रहा है, और ये मामूली क्रांति नहीं है, ये हिंसा से अहिंसा की तरफ जाने का क्रांतिकारी कदम। एक लड़ाई आर्थिक आधार पर चल रहे शोषण, दमन और वर्चस्व की है, जिसको मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। एक और आखिरी लड़ाई है, सातवीं, वो है राज्य सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं, राजा महाराजा से लेकर के लोकतंत्र, सब में एक ही दोष है कि राज्य सत्ता व्यक्ति पर कब्जा करना चाहती है। इसके खिलाफ व्यक्ति का एक संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है, अपनी स्वायत्तता के लिए, खान पान की, सोच विचार की, आस्था की, पसंद नापसंद की छूट होनी चाहिए, जिसको हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 में मौलिक अधिकारों की सूची में डाला। भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार इसका शेष पक्ष है, लेकिन लोहिया ने इसको भी राज्य बनाम व्यक्ति के एक क्रांति का नाम दिया, और ये कहा कि अच्छी बात यह है कि ये लड़ाइयां अलग अलग नहीं चल रही, एक दूसरे से जुड़ के चल रही हैं, और उसको उन्होंने लोकतांत्रिक समता मूलक समाज की रचना का एक समन्वित नाम दिया, और कहा कि समाजवाद का मतलब इन सातों लड़ाइयों में योगदान करना है और इन सातों लड़ाइयों से ऊर्जा लेना है। तो ये सप्त क्रांति तो हो गई। जैसे डॉक्टर लोहिया के बारे में लोग कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से तो क्या कहेंगे, एथिस्ट कहें, नास्तिक कहें, जो भी चाहे कह लीजिए, उस तरह से एग्नोस्टिक कह लें या आई डोंट नो क्या कहें, लेकिन यह है कि वो उस तरह से ईश्वरवादी या पूजा पाठ में नहीं विश्वास करते थे। लेकिन उनकी एक पुस्तक मैंने देखी, राम कृष्ण और शिव की, जिसमें उन्होंने व्याख्या की है भारत में, और रामायण मेला भी कराते थे, मैं गया हूँ चित्रकूट। तो उनकी ये सांस्कृतिक दृष्टि क्या है कि ईश्वरवादी न होते हुए भी वो रामकृष्ण शिव को क्यों इतना महत्व देते थे भारतीय चेतना में? देखिए, उन्होंने गांधी के संरक्षण में राजनीति में प्रवेश किया था, और गांधी की जो ईश्वर में आस्था थी उसका उन्होंने विकास भी देखा था। गांधी जी ने शुरू में कहा था ईश्वर सत्य है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को देखते हुए और सांप्रदायिकता की आंधियों से जूझते हुए गांधी ने कहना शुरू किया कि सत्य ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर का रूप है, उसका अवतार है। राम मनोहर लोहिया उस पीढ़ी के थे जहां धर्म के प्रति जबरदस्त वितृष्णा का दौर था, क्योंकि धर्म तो थे लेकिन गुलामी भी थी। ये जो धार्मिक मठाधीश, मुल्ला, मौलवी, पादरी, ये सामंतों के साथ मिलकर चलते थे, साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर चलते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी कोई रुचि नहीं होती थी, खाली अपना मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, इसको बचाए रखने में लगे रहते थे। विश्व युद्ध जो हुआ रामदेव जी, यूरोप में तो और भी भयंकर घटना हुई, जहां देशों में लड़ाई हुई, और ईसा का अनुयायी अपने को कहने वाले पादरियों ने देशों की सेनाओं को आशीर्वाद दिया कि जाओ दूसरे का खून करो, कत्ल करो, बलात्कार करो। तो धर्म के प्रति वितृष्णा थी भारत के साम्राज्यवादी इतिहास में और यूरोप के पूंजीवादी। मार्क्स का भी असर था उस पीढ़ी के। मार्क्स ने भी उस समय एक तर्कवाद, रैशनलिज्म का दौर चला था। लेकिन राम मनोहर लोहिया आध्यात्मिकता के बारे में अपने को गांधी के निकट पाते थे और मार्क्स बहुत दूर थे। जहां तक भारतीय संस्कृति की दृष्टि थी, उनका यह मानना था कि ये रामकृष्ण हुए कि नहीं, ये बहस बेमानी है, क्योंकि उनका होना या ना होना अब कोई बहस की बात नहीं। करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, बात बात में वो रामकृष्ण शिव का उदाहरण देते हैं, अपनी जिंदगी का रास्ता वो, अपनी दुविधाओं का समाधान वो इन कथाओं में खोजते हैं, और इन कथाओं से हमारा देश,
दुनिया के भी देश संचालित होते हैं जीसस की कथा से, मोहम्मद की कथा से, बुद्ध की कथा से। इसको हम लगातार ताजा करते रहना, ये उनकी दृष्टि की अनूठी बात थी। दूसरा जो हमारे प्रचलित विमर्श था, उसको भी उन्होंने चुनौती दी। जैसे हमारे यहाँ नारी का मतलब कहा गया सीता और सावित्री बनो। उनका कि सीता और सावित्री का बड़ा गुण क्या, सावित्री ने अपने पति के जीवन को यम के हाथों से खींचा था, उनको पुनर्जीवन दिया था। राम की अनुगामिनी बनकर के सीता ने 14 बरस का वनवास काटा था। लेकिन हमारी परंपरा में द्रौपदी हैं, जो अपने समय की सबसे बड़ी विदुषी थी, तेजस्विनी भी थी, सुंदर भी थी और आक्रमी भी थी, आत्मविश्वासी भी थी। तो उन्होंने कहा कि भारत की नारी का आदर्श सावित्री की बजाय द्रौपदी को होना चाहिए। उसके बाद ये बात कह के टालना गलत है कि उसके 5 पति थे, और इस बारे में राम मनोहर लोहिया स्त्री केंद्रित विमर्श की बात करते थे, पुरुष केंद्रित विमर्श से हट करके। दूसरा, उन्होंने भारत के जो परंपराएं थी उनमें आपस में टकराहट का इतिहास उनको बेचैन करता था। आप जानते हैं कि वैष्णव और शैव की लड़ाई का इतिहास बड़ा शर्मनाक और बड़ा भयानक था। राम ने और विष्णु ने और उनके तमाम अवतारों ने, कृष्ण ने और उधर शिव ने और उनके तमाम अवतारों ने जो इतिहास बनाया है, कहते हैं कि रावण को सबसे बड़ा आशीर्वाद तो शंकर महाराज का था, और राम विष्णु के अवतार थे, और लंका रामायण की कथा विष्णु और शिव के अवतारों के बीच में संघर्ष किया, उनके प्रसाद से प्रबल हुए लोगों के बीच में संघर्ष किया। राम मनोहर लोहिया ने नई दृष्टि का प्रयास किया, कहा कि हमको शिव का उन्मुक्तता का व्यक्तित्व चाहिए, क्योंकि शिव के बारे में आप जानते हैं कि हमारे लोग मानते हैं कि उनका ना आदि है और ना अंत है, वो अनंत है, अनादि है। फिर उनका कि राम की मर्यादा, उनका कि हमारे जितने भी पुराण पुरुष हुए उनमें सबसे ज्यादा मर्यादित आचरण राम का है, और बिना मर्यादा आचरण की मर्यादा के मनुष्य का जीवन पशुवत होता है। और फिर उन्होंने कहा कृष्ण के बारे में कि कृष्ण हमारे अकेले अवतार हैं जो 16 कलाओं में दक्ष थे। कृष्ण का कौशल या कृष्ण का की संपूर्णता दो, राम का की मर्यादा दो, और शिव की उन्मुक्तता दो। अब ये जो 3 धाराओं को उन्होंने संगम बना दिया, इलाहाबाद में बहुत दिन तक वो रहे थे, ये उनके ही वैचारिक कौशल की बात थी। फिर उन्होंने रामचरितमानस की तरफ ध्यान दिया। आप जानते हैं कि उनके संरक्षक गांधी जी बराबर कहते थे कि रामचरितमानस और गीता, इन 2 धर्म पुस्तकों से मुझे रोज प्रकाश मिलता है। उन्होंने रामचरितमानस को जनता के बीच में, वो अवध के थे और अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस, बनारस में भी वो पढ़े थे जहां रामलीला पूरे नुक्कड़ नुक्कड़ होती है। और उन्होंने फिर रामायण मेला की बात की, कहा कि, और उन्होंने इंडोनेशिया में देखा और जगहों पर देखा कि धर्म अलग अलग है लेकिन संस्कृति का प्रवाह सामान्य है। और उन्होंने पाया कि रामचरितमानस में एक क्षमता है, रामायण में एक क्षमता है कि उत्तर दक्षिण को, पूरब पश्चिम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक धारा में ला सके, जैसे गंगा में एक क्षमता है। इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया की रामायण तो मैंने देखी है, बाली में और 2-3 जगह, इतनी अद्भुत रामायण होती है, उतनी अच्छी तो हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखी। हालांकि हम भी बचपन में रामलीला में हम पाठ करते थे खुद, लक्ष्मण ये देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया गांधी जी से इतना प्रभावित थे, नेहरू जी के भी करीब थे, आनंद भवन में भी रहे, तो भाई फिर ये लोग अलग क्यों हुए कांग्रेस से? क्या जरूरत थी इनको अलग खिचड़ी पकाने की? जैसे आप जानते हैं कि जब बीज अंकुरित होता है, उसको खाद पानी मिलता है तो बड़ा होता है, उसका एक तना होता है, फिर तना से शाखाएं। किसी भी सुंदर पेड़ को, पुराने पेड़ को आप देखिए तो एक मजबूत जड़ें होती हैं, स्वस्थ तना होता है, उसकी शाखाएं निकलती। ये सभी लोग राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित मनुष्य शक्ति के जागरण में लगे लोग थे। ये सभी लोग गुलाम भारत को आजाद देखने का सपना देख रहे थे, और ये सभी लोग भारत के नवनिर्माण के लिए अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रवृत्त थे, समर्पित थे और प्रतिबद्ध थे। लेकिन जैसा परिवारों में होता है, आपके सामने विकल्प क्या क्या हैं, इसमें पीढ़ियों का अंतर हो जाता है। गांधी की पीढ़ी पूर्ण स्वराज के पक्ष में कभी नहीं थी, 1930 तक नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस पूर्ण स्वराज से कम पर किसी पर राजी ही नहीं थे, और गांधी जी तक को कहना पड़ा कि चाहे 1 साल का समय और दे दो, क्योंकि गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे और 1916 की पीढ़ी के नायक थे।
जवाहरलाल 1889 में पैदा हुए थे और 1924-25 में वो राजनीति में आए थे। पीढ़ियों के सपनों का अंतर था। बीच में मैं आपको अपना जी। थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि शायद गांधी जी के मन में केवल अंग्रेजों को निकालना या आजादी के साथ साथ वो एक नया भारत, नया इंसान भी वो अपना एक विकल्प भी तैयार कर रहे थे हर देश से। तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये भी था कि हम अभी उतना परिपक्व समाज को बनाना भी चाहते थे साथ साथ साइमल्टेनियस। आपकी बात बिल्कुल सही है। गांधी जी के निर्माण में एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महाद्वीपों की संस्कृति धाराओं का योगदान था। हिंदू जन्म से थे, आस्था से श्रीमद रामचंद्र आदि के कारण वो अनेकांतवाद की ओर मुड़े हुए थे। मुसलमानों ने उन्हें 20 साल तक अपने घर का सदस्य बना के दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में रखा। यहूदी मित्र कैलेनबाख ने उनको पहला प्रयोग करने के लिए 1000 एकड़ का फार्म खरीदा और ईसाइयों से दीनबंधु एंड्रूज से लेकर के और मेरियल लेस्टर और कई लोगों का, ईसाइयों का उनका अभिन्न संबंध था। तो गांधी एक मानव सभ्यता की नई ऊंचाई की तरफ चल रहे थे। तो वो भारत के तो पुत्र थे लेकिन विश्व के वो सदस्य थे। इसलिए उनके जो दर्शन में, उनके चिंतन में मनुष्य को लोभ और भय से आगे ले जाने वाला अहिंसक मार्ग, उसकी तलाश थी। उनको मालूम था कि वो पहले पथिक नहीं होंगे और आखिरी भी नहीं होंगे। तो वो ऐसा रास्ता बनाना चाहते थे जिस पर दुनिया बढ़ सके। और आपको तो मालूम ही है कि आज दुनिया कैसे अपने अपने तरीके से गांधी मार्ग से जुड़ी है। मार्टिन लूथर किंग संयुक्त राज्य अमेरिका में, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले अपने धन्यवाद वक्तव्य में दुनिया को ये बताते हैं कि ये शांति के लिए जो कुछ हम कर सके उसमें बड़ी प्रेरणा मोहनदास करमचंद गांधी नामक भारतीय की थी। तो जो गांधी जी का चिंतन था वो इस मायने में समेटने वाला चिंतन था, फैलाने वाला चिंतन था, दुनिया को एक इकाई वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाला चिंतन था। आनंद जी, ठीक है, ये लोग अलग हुए और देखिए उस जमाने में ऐसा नहीं है कि इनको सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी थी इनकी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, राजनारायण जी नेता प्रतिपक्ष थे। जी, और जी। केरल में तो सरकार बन गई इनकी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर लोहिया बहुत प्रैक्टिकल नहीं थे और केरल में अपनी ही सरकार, एक गोलीकांड हो गया तो एक व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उसमें उन्होंने अपनी ही सरकार को भंग करने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। जबकि ये लोग ये कहते हैं कि भाई सरकार में अगर हैं और पुलिस फोर्स है तो बल प्रयोग होता है, कहीं जाति भी होती है तो जाति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करके दंड देना चाहिए, राहत देना चाहिए, न कि सरकार को ही भंग करने पे लग जाए। तो आपको लगता है कि ये उचित था उनका? ये नया चिंतन है, कुर्सीवादी सोच है जहां समाज से ज्यादा सत्ता का महत्व माना जाता है। हम भूल चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद में जालियांवाला बाग में जो चली गोली थी, उस गोली से मारे गए लोगों के खून का असर था और उनकी चित्कार का प्रभाव था। इसलिए कल्पना तो यही थी कि जब भारत आजाद होगा तब सरकार और जनता के बीच जब कभी टकराहट होगी तो गोली का नहीं, बोली का महत्व होगा। सरकार को यह अधिकार होगा ही नहीं कि किसी भी बहाने से अपने नागरिक की जान ले ले, और भूख का सवाल, जिंदगी का सवाल केंद्रीय सवाल होगा। राम मनोहर लोहिया ने 1953-54 में जो मांग की, वो इसलिए मांग की कि वो पहली घटना थी जहां पर समाजवादियों की सरकार द्वारा गोली चली। 1948 से 1953 के बीच में जवाहरलाल जी की सरकार द्वारा कई जगहों पर गोली चल चुकी थी और इसका बड़ा निंदा का प्रकरण बना था। तो हुआ था कि हम इनके विकल्प बनेंगे, बेहतर बनेंगे। तो बेहतर कैसे बनोगे? तुम भी अगर गोली ही चलाओगे भीड़ के खिलाफ, तुम पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि यूरोप में पुलिस वालों के हाथ में आपने देखा होगा कि बंदूक नहीं होती, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के रूसी क्रांति के बीच में जनता और शासन के बीच में जो गोली का, मौत का रिश्ता था, उसको खत्म करने की कसम थी और यूरोप ने उसको हासिल कर लिया। आज यूरोप में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं लेकिन आपको कभी गोली चला के लोगों को मारे जाने की खबर नहीं आती। और अगर पुलिस ने जनता में किसी की जाने अनजाने हत्या कर दी तो इतनी बड़ी बगावत होती है कि राष्ट्रपति की कुर्सी हिल जाती है। अमेरिका में एक काले आदमी को 3 पुलिस वालों ने गर्दन पर घुटना रख करके मार डाला और
चारों तरफ ब्लैक लाइव्स मैटर का अभियान पूरा चला। आंदोलन खड़ा तो हो। लोहिया की कोशिश यही थी। अब आज जब गोली चल रही है, चाहे वो यहाँ चले वहां चले, इस सरकार द्वारा चले उस सरकार चलते, उसके समय जो जानकार है वो यही कहते हैं कि लोहिया की बात मान करके समाजवादी पार्टी की पट्टम थानू सरपल्ली सरकार ने इस्तीफा दिया होता तो एक कसौटी बन जाती कि कांग्रेसी सरकार से बेहतर सरकार समाजवादियों की होगी, क्योंकि वो गोली नहीं और चलाई। पुलिस को उसी तरह से फिर अपने आप को ट्रेनिंग देनी बिल्कुल, पड़ेगी, कैसे पुलिस सिविल की मूवमेंट्स ट्रेनिंग को, में आज भी आप जानते कैसे हैं, सिविल मूवमेंट को कैसे मतलब वो किया जाए कि शांत बिल्कुल एक बनाए रखा डेमोक्रेटिक, जाए और उनको एक क्रश एक करने का नहीं है। मैं आपको थोड़ा ले चलूंगा, समय काफी हम लोगों का हो रहा है। मैं ले चलूंगा एक और। मैं जब छोटा ही था, मेरे ख्याल से 67 में, मैं 13-14 साल का था, 8वीं में पढ़ता था मेरे ख्याल से। तो हमारे गांव के कई लोग थे जो हमारे सीनियर युवक जो है वो जेल जाना पड़ा था। और वो जेल क्यों गए थे? कोई हिंदू आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था उस समय और वो हिंदी के जो वो साइन बोर्ड वगैरह सब पोतते थे और अंग्रेजी हिंदी के। का बड़ा, जी जी। तो ये देखिए, ये तो बात है कि भाई अंग्रेजी को हटना चाहिए और हमारी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। लेकिन हम हिंदी को ही कैसे कर सकते हैं? क्या भाई तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, और ये भाषाएं अपने आप में, असमिया भले छोटा प्रांत हो तो इतनी संपन्न है, हर जगह हम एक तरफ से केवल हिंदी की बात अगर करें तो आपको नहीं लगता कि उस आंदोलन वो आंदोलन थोड़ा गलतफहमी का भी शिकार हुआ और उसकी वजह से शायद साउथ में समाजवादियों की पैठ भी थोड़ा कम हो गई? आपने बहुत दुखद प्रसंग का जिक्र किया है। राम मनोहर लोहिया हिंदी आंदोलन से कभी जुड़े ही नहीं थे। उनका नारा था अंग्रेजी हटाओ। उन्होंने 4 बार अपनी जिंदगी में अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन किया। अंग्रेजी हटाओ का नारा वो भी अपने पुरखों से उनको विरासत में मिला था। मोहनदास करमचंद गांधी नामक राष्ट्र नायक ने कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए डिक्टेटर बना जाऊंगा तो कलम की पहली लिखावट से अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करूंगा। उनके वारिस भारत की सरकार के नायक बने पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन भाषा नीति के बारे में उन्होंने गांधी की इस सोच को छोड़ा। लोहिया ने उसको पकड़े रखा। इसको आप कहते हैं मानसिक स्वराज की लड़ाई। और उनका मानना था कि अंग्रेजी हटाने से भारत की भाषाएं पल्लवित पुष्पित होंगी और इसको करने में कुछ समय भी जरूर लगेगा, एक संक्रमण काल भी होगा, लेकिन बिना पानी में उतरे तैरना आज तक किसी ने सीखा नहीं है। लेकिन उस समय जब आंदोलन चला, रामदत्त जी, हम भी उस आंदोलन के कार्यकर्ता थे, 2 बार गिरफ्तार हुए। बीएचयू के मैं विद्यार्थी था। उन्होंने हटाओ आंदोलन कहा था, लेकिन उस आंदोलन में जो लोग गैर समाजवादी थे उन्होंने, कुछ ने इसको भाषा आंदोलन कहा, लैंग्वेज मूवमेंट, और कुछ ने इसको हिंदी आंदोलन कहा। हिंदी आंदोलन की अपनी एक विरासत जरूर थी। हिंदी की एक लड़ाई चलती रही है जिसमें कि कभी अंग्रेजी से हिंदी के लोग टकराए, कभी उर्दू से टकराए, कभी संस्कृत से टकराए, और वो बाल मुकुंद गुप्त और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इन सब लोगों से चलती हुई वो आ गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन तक। तो वो एक परंपरा जरूर थी, हिंदी अंग्रेजी की लड़ाई, हिंदी उर्दू की लड़ाई। लेकिन हम लोगों का जो आंदोलन लोहिया से प्रेरित था उसका नाम ही था अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। लेकिन जैसा आपने कहा, उसके कुछ दिनों पहले, 2 बरस पहले, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। डीएमके की राजनीति का वो हिस्सा था, क्योंकि तमिल लोग ये मानते थे कि अंग्रेजी के जरिए हम बचे रहेंगे। मैंने करुणानिधि जी जी की एक किताब देखी थी जो उन्होंने हिंदी में अनुवाद कराई थी, अपने एक उपन्यास था, और ये लिखा था कि मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि पूरे देश के लोग जो है और उत्तर भारत के लोग भी समझने पड़े। नहीं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में श्री रामास्वामी नायकर की अगुवाई में द्रविड़ कजगम आंदोलन का नारा ही था कि हमारे 4 दुश्मन हैं, उत्तर भारत के ब्राह्मण, हिंदी भाषा, कांग्रेस पार्टी और मोहनदास करमचंद गांधी। राम मनोहर लोहिया ने हिंदी और दक्षिण के बीच संबंध बनाने के लिए दक्षिण भारत के श्री गौड़े मुरारी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर बना के भेजा। खुद कोशिश करके लोकसभा में जो पहला गैर हिंदी भाषण हुआ, अंग्रेजी भाषण हुआ, वो जेएच पटेल का हुआ। उन्होंने कन्नड़ में भाषण दिया और लोहिया की पार्टी के वो मेंबर थे। और जब हल्ला मचा कि कन्नड़ कैसे बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि कन्नड़ यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ, पाकिस्तान में या इंग्लैंड में बोलेंगे, आगे कैसे समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि बहुभाषी संयुक्त राष्ट्र संघ से सीखो और बहुभाषी सदन चलाओ। खुद उन्होंने बांग्ला में एक बार भाषण दिया लोकसभा में, क्योंकि अध्यक्ष उस समय रेणु चक्रवर्ती जी
बांग्ला भाषी थी। तो उनकी लड़ाई भारतीय भाषाओं की अस्मिता और उसके बहाने मानसिक स्वराज की लड़ाई थी, डीकोलोनाइजेशन की लड़ाई थी। लेकिन जैसा होता है इतिहास में, विडंबना ये रहे कि उनको अंग्रेजी हटाओ का नहीं, हिंदी लाओ का नायक कहा गया, और तब दक्षिण भारत से उनका संपर्क बहुत टूट गया। लेकिन वो अपने आजीवन अंग्रेजी को उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विचार विमर्श की भाषा है। वो खुद अंग्रेजी में एक पत्रिका मैनकाइंड नाम की मासिक निकालते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक खिड़की है ज्ञान की, लेकिन बड़ा दरवाजा तो देशी भाषाओं से ही खुलेगा। इसका मतलब है कि अदालत में, विधानमंडल में, प्रशासन में और नीचे दर्जे की शिक्षा में देशी भाषाओं का चलन हो। ये बात सुनी नहीं गई, 70 साल की देर हो गई। और आप जानते हैं कि आज भी जो लोग, जो बच्चे बच्चियां अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए जीवन के अधिकांश अवसर बंद हो जाते हैं। ये हमारी दिमागी गुलामी की निरंतरता है। लोहिया इसको तोड़ना चाहते थे। लोहिया एक और सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, मैं 100 में पाए पिछड़े 100 में 60। पाए पिछड़े तो पाए 100 में 60। कांग्रेस के जमाने में या फ्रीडम मूवमेंट में तो भाई दलित अधिकार की बात हुई कि वंचित हैं, और लेकिन लोहिया ने जो बीच की किसानी जातियां हैं, जो खेती किसानी में लगी रहती हैं और पढ़ाई में जो सोशली और और बहुत, दस्तकारी में जी, हाँ, और एजुकेशनली बहुत उस तरह से नहीं थी। हालांकि वो दस्तकारी का जो हुनर है वो अपने आप में शिक्षा, या किसान को अशिक्षित मानना भी अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन वो डिग्री वाली पढ़ाई या सरकारी नौकरी वाली पढ़ाई नहीं थी। तो वो क्या था उनका, वो जो उन्होंने राम मनोहर लोहिया बाद में वही फिर मंडल कमीशन के रूप में मतलब एक उससे तरह से मिलता आया। जुलता। जी हाँ, राम जी मनोहर लोहिया भारतीय समाज के सघन जानकार थे। उनका जन्म अवध का था। उनके पिता, उनकी माता मिथिला की थी, इसलिए वो उत्तर भारत की बनावट को तो जानते ही थे। बंबई में उनकी पढ़ाई हुई थी, कलकत्ता में पढ़ाई हुई थी, और गांधी और नेहरू और जयप्रकाश नरेंद्र देव के मार्गदर्शन में उन्होंने भारतीय समाज को समझा। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के नवनिर्माण के लिए, पुनर्गठन के लिए अम्बेडकर के विचारों का भी गहन अध्ययन किया। उनका यह मानना था कि भारत की जो अब तक की व्यवस्था है, उसमें अंग्रेजी राज में भी और देशी रियासतों में भी भट्ट जी और सेठ जी की मिलावट चलती है। यानी भट्ट जी मतलब ब्राह्मण और सेठ जी मतलब वैश्य। और ये इससे पैदा हुआ है प्रतिक्रिया का एक आंदोलन, एंटी ब्राह्मण भारत दक्षिण भारत में, गैर ब्राह्मण पश्चिमी भारत में। वो इन दोनों आंदोलनों को उचित नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि ब्राह्मणों में भी 90% ब्राह्मण अंग्रेजी राज की विरासत के कारण न सिर्फ निर्धन है बल्कि निरक्षर भी हैं। और उन्होंने माना कि औरतें तो हर जाति बिरादरी की, दलित की भी, बैकवर्ड की भी, हिंदू की भी, मुसलमान की भी पिछड़ी है। तो नवनिर्माण कैसे होगा? उन्होंने कहा कि नवनिर्माण के अभी तक के रास्ते में कहा गया कि सबको अवसर की समानता दी जाए। उन्होंने कहा कि अवसर की समानता से समता नहीं आएगी, क्योंकि जो आगे चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, अवसर की समानता है। और जिसके माँ बाप निर्धन है, निरक्षर है, वो भी उसी कक्षा में पढ़ेगा। इसलिए हमको सरकारी नौकरियों में, जनप्रतिनिधित्व में, 2 जगह, शिक्षा में नहीं। शिक्षा में तो उन्होंने कहा कि हर बच्चे को ऊंची से ऊंची पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। आज भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ये व्यवस्था चल रही है। उसमें उन्होंने कहा कि विशेष अवसर का सिद्धांत ही जाति को तोड़ेगा। और विशेष अवसर किसको मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि हमको पहले औरतों को, सभी औरतों को, चाहे जिस जाति की। दूसरे, तथाकथित पिछड़ी जातियों को, जो अस्पृश्य तो नहीं है लेकिन करीब करीब उन्हीं वंचनाओं की शिकार हैं, क्योंकि वो श्रमजीवी जातियां। तीसरा, पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को। अल्पसंख्यकों में भी उन्होंने पिछड़ा और अगड़े की पहचान की, जो बहुत सारे जिन्ना साहब जैसे लोगों ने इसको नहीं माना था। आज हाँ, भी बहुत सारे दुर्भाग्य से जो वैसे तो इस्लाम बात करता है बराबरी की, लेकिन दुर्भाग्य से जो भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी है वहां भी छुआछूत और जाति प्रथा एक तरह से थी ही। वो तो अंबेडकर साहब ने अध्ययन करके बताया कि धर्म परिवर्तन के जो संभावनाएं हैं, इस्लाम कबूल करने की, ईसाइयत कबूल करने की या सिख धर्म की, उसकी बड़ी समस्या ये है कि धर्म तो बदल जाएगा लेकिन जाति हमारे पीछे पीछे वही रहेगा, परछाई की तरह लगी रहेगी। तो राम मनोहर लोहिया का ये कहना था कि शिक्षा तो सबको बराबर मिले। और आपको याद है कि हमारे संविधान में भी वादा था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा समान मिलेगी, जो हमने 70 साल बाद ही कर पाए। इसलिए अब नेतृत्व निर्माण की जरूरत है। नेतृत्व निर्माण का तरीका विशेष अवसर होगा, चुनाव में और सरकारी नौकरी में। और इन 2 जगहों पर, इसमें से एक हिस्सा दलितों के लिए मिल चुका था।
राम मनोहर लोहिया का ये अपना आविष्कार नहीं था। आपको याद होगा कि 1955-56 में भारत सरकार ने श्री नेहरू के नेतृत्व में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया था जी। उस आयोग की विडंबना यह थी कि उसका बहुमत तो कहता था कि पिछड़ी जातियों को दलितों जैसा ही विशेष अवसर मिले, चुनाव में उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी संख्या काफी है, लेकिन शिक्षा में और रोजगार में उनको जरूरत है। लेकिन काका कालेलकर खुद अपनी ही कमेटी के बहुमत के खिलाफ उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट लिखा। इसलिए जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्कृतियां थी वो अधूरी रह गई। पिछड़ी जातियों में तो आंदोलन खड़ा हो गया कि हमको विशेष अवसर मिले, आरक्षण मिले, लेकिन बाकी लोग चुप हो गए। राम मनोहर लोहिया ने काका कालेलकर आयोग के बहुमत की सिफारिश को ही अपनी नई नीतियों का आधार बनाया। जी जी और जी। लेकिन अब तमिलनाडु में 85% आरक्षण हो गया। लोहिया होते तो वो इसका विरोध करते। एक 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, जो संविधान के परिवर्तन के बाद न्यायालय की समीक्षा के परे होती है। अब बिहार में भी कुछ नेता लोग कहते हैं कि हम भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हर स्तर पर संख्या के अनुपात में द्विज अगर 15% है तो उनको 15% और द्विज अगर 85% उनको 85% आरक्षण देंगे। इस पर राम मनोहर लोहिया की ये तो अपभ्रंश है, क्योंकि भाई देखिए तमाम जातियों में भी एक नया एलीट क्लास पैदा हो गया है, नया द्विज पैदा हो गया है और उनको तो अपने को थोड़ा अलग रखना चाहिए। खैर, आप जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। उनकी एक किताब है जाति प्रथा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इस नीति के खतरे हैं। एक खतरा तो यह है कि संख्या के बल पर पिछड़ी और दलित जातियों के जो मजबूत हिस्से होंगे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से अपनी जगह बदल, तो परिवर्तन जाति का नहीं होगा, जगह का होगा। ब्राह्मण और ठाकुर की जगह यादव और चमार आ जाएंगे। और ये संख्या बल पे ही अब आप देखिए ये पोलराइजेशन की नई पॉलिटिक्स चल रही है पिछले कुछ सालों से, संख्या बल पे ही ये जो गोलबंदी की ये नीति, और इसको चरण सिंह ने भी माना था कि हमको अपने नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया में, जहां पर चुनाव में सीधे वोट की जरूरत नहीं, इसे एमएलसी बनाने में, राज्यसभा में भेजने में इन छोटी संख्या वाली जातियों को भी अवसर देना चाहिए। लेकिन चरण सिंह स्त्री वाला पक्ष भूल गए। लोहिया का कहना था कि स्त्री, अति पिछड़ी जातियां, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक और आदिवासी, ये 5 अति पिछड़े वर्ग हैं, इनको विशेष अवसर दिया जाए। दुर्भाग्य से लोहिया की भविष्यवाणी का एक हिस्सा सही निकला कि जो परिवर्तन का अवसर बना आरक्षण से, उसमें जमीन से जुड़ी जातियों का, अति अशिक्षित और निर्धन वर्गों का कोई, तो हर जाति में वर्ग है। और जो आपने कहा कि हर जाति में एक नया वर्ग पैदा हो गया है जिसको इसका लाभ मिला है, लेकिन अब वो लाभ अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये यही चीज देखिए साम्यवादी देशों में भी पैदा हो गई थी, कम्युनिस्ट में भी उसका मैंने पढ़ा था कहीं कि वो जो न्यू क्लास पैदा हुआ। हाँ, उन्होंने न्यू क्लास किताबी लिखी जो यूगोस्लाविया की क्रांति, जिसका जेपी ने भी जिक्र किया था कि भाई वो एक नया जो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में एक नई क्लास, नई जाति पैदा हो गई और फिर वो भी एक एलीट जो है। बिल्कुल, ये बात गोर्बाचेव ने भी कही अपने स्वीकृति में कि जो पार्टी के नेता हैं वो एक विशेष व्यक्तित्व वाले हो गए हैं, विशेषाधिकारी हो गए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ द्विज जाति थी, वैसे ही कम्युनिस्ट क्रांति में अब चाइनीज सारे चाइनीज लीडर्स के बच्चे अमेरिका में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और देशों में, और उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं है। बंगाल में कई विधायक और सांसद ऐसे हुए सीपीआई सीपीएम वगैरह के, जो देखते देखते करोड़पति हो गए। पार्टी को उनको निकालना पड़ा और बाद में वही लोग ममता बनर्जी की राजनीति के आधार स्तंभ बने। तो ये जो वर्ग निर्माण प्रक्रिया है, ये आज जो जाति से जुड़े आंदोलन है वो वर्ग की उपेक्षा करते हैं। लोहिया जाति तोड़ो के पक्ष में थे, जाति जोड़ो के पक्ष में नहीं थे। एक्चुअली भारतीय समाज को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कहीं जाति आ जाता है, कहीं आर्थिक वर्ग आ जाता है वो, और इसको यहाँ के कम्युनिस्ट भी नहीं समझ पाए थे। एक मैं अब आज के परिप्रेक्ष्य में सवाल आपसे मैं पूछूंगा, हालांकि उस समय वो प्रासंगिक नहीं था, फिर भी लेकिन सवाल उठ रहा है। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खास करके ये जो अयोध्या आंदोलन के बाद स्वरूप आया है 84 के बाद,
और जिस तरह से बीजेपी का जो स्वरूप आया कि गांधीवादी समाजवाद को छोड़ करके अटल जी का, और वो लोहिया के आडवाणी जी के रास्ते पे जो चले। तो अब जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू मुस्लिम लड़ाई को और एक तरह से जो भारत विभाजन के पहले के मुद्दों को जिस तरह से उठा रहा है, तो उसमें अब लोग एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब मालूम था लोहिया जी को कि भाई जो आरएसएस है वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की उनसे उनके तार जुड़े थे, प्रतिबंध उस समय लगा था, और सावरकर जी पे मुकदमा भी चला था, गांधी जी के मर्डर का ट्रायल भी हुआ था। तो ऐसे लोगों के साथ 1967 में संविध सरकारें में क्यों उनको लिया और क्यों बढ़ाया, फिर बाद में जेपी आंदोलन में भी वो लोग आए, उनको लिया गया। और ये तो गैर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से इतनी चिढ़ कैसे हो गई, इंदिरा जी के चेहरे से हो गई, या कुछ लोग कहते हैं इंदिरा जी से भी व्यक्तिगत चिढ़ हो गए। वो आनंद नहीं, भवन में रहते थे, आनंद भवन में रहते थे तो आकर्षण भी रहा होगा, कुछ चिढ़ भी हो गई कि क्योंकि इंदिरा जी के प्रति उनको बहुत कठोर थे लोहिया, नेहरू के प्रति तो शायद उतना नहीं थे। तो क्या अब अगर हम लुक बैक करें तो क्या नहीं लगा कि गलती थी, या उस समय की कोई परिस्थितियां थी जिसमें आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जस्टिफाई करने की या उसकी निंदा करने की दोनों ही जरूरत नहीं है। आप 1960 और 1964 के बीच के भारत को देखिए और उसके बाद फिर सोचिए कि क्या परिवर्तन की राजनीति की जरूरत थी कि नहीं थी। जवाहरलाल जी खुद थक चुके थे और कांग्रेस के अंदर गतिरोध आ चुका था, दिशाहीनता आ चुकी थी। उसका एक समाधान करने के लिए खुद श्री जवाहरलाल नेहरू ने कामराज योजना पैदा की, जिसमें अपनी कैबिनेट के 1.5 दर्जन लोगों की उन्होंने रातों रात कुर्सियां छीन ली, 1 दर्जन मुख्यमंत्री हटा दिए और कहा कि कांग्रेस का नवीकरण करना। इसके पहले उन्होंने प्रयास किया था इंदिरा गांधी को 1959 में 42 बरस की करीब करीब अनुभवहीन बेटी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला किया और केरल की सरकार को गिराने के लिए जिद करके नंबूद्रीपाद को अपदस्थ किया। ये प्रयोग हो चुके थे। और उधर 62 में चीन का हमला हो चुका था, विदेश नीति ठहर गई थी, अपने विदेश मंत्री कृष्ण मेनन का उनको इस्तीफा लेना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी में बगावत की बारूद महक रही थी। ऐसे में राम मनोहर लोहिया ने अन्य नेताओं की तरह से, राम मनोहर लोहिया अकेले नहीं थे, राजा जी भी थे, श्री राजगोपालाचारी ने एक नई पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी, और उन्होंने भी गैर कांग्रेसवाद की रणनीति अपनाई, दक्षिण भारत में एक मोर्चा बनाया। लोहिया का असर तो खाली बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में था। बंगाल में उनको कांग्रेस के बागी लोगों का सहयोग मिला, और मूलतः ये सहयोग उनको वामपंथी पार्टियों का मिला। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की बात कही, और उसमें जो भी कांग्रेस का विरोधी है सबको जोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने एक 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कहा कि हमारी एकता का आधार क्या होगा। जो बात आपने कही वो बात उनको भी याद थी। गांधी तो उनके लिए पितामह तुल्य थे, उनकी हत्या से वो बहुत क्षुब्ध हुए थे, और किसी भी हिंदुत्ववादी के प्रति उनकी कोई समझ नहीं। उन्होंने कहा था कि जब जब भारत में हिंदू कट्टर हुआ है, भारत बिखरा है, भारत की प्रगति उदारता के दौर में हुई है, इसलिए वो हिंदू बनाम हिंदू की दृष्टि रखते थे। और आरएसएस की लाइन मोटे तौर पर परंपराओं की रक्षा के नाम पर कट्टरता के प्रोत्साहन की थी। हालांकि सावरकर थे, लेकिन आप जानते हैं कि अंबेडकर और आरएसएस का जो संबंध था, गांधी और आरएसएस का जो संबंध था, वो विपरीत शक्तियों का संबंध था। लोहिया ने एक समग्र परिवर्तन के लिए 10 सूत्री आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम रखा था, और कहा था कि इस 10 सूत्री प्रोग्राम पर हमारी एकता होनी चाहिए, और चुनाव में हम वोट का बंटवारा रोकें, क्योंकि 35% 40% वोट पाके कांग्रेस 60% के जनादेश का निषेध करती है, और हम अपना अपना प्रयास करें। उन्होंने ये भी माना था जनसंघ की तारीफ में कि इनकी जो भाषा नीति है और सुरक्षा नीति है, ये देशभक्ति की है। और कम्युनिस्टों के बारे में कहा कि इनकी जो आर्थिक नीति है ये तो गरीबों के हक में है, लेकिन इनकी जो विदेश नीति है ये रूस के और चीन के इशारे पर बनती बिगड़ती है। तो उनको अपनी विदेश नीति संभालनी होगी, इनको अपनी अर्थनीति संभालनी पड़ेगी, और एक आपस की आलोचना से हम नया रास्ता बनाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन के समानांतर ही उस समय गौ हत्या का आंदोलन भी चला,
लोहिया जेल में बंद किए गए 1966 में विद्यार्थी मार्च की असफल कोशिश करते हुए 1966 में, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने आमरण अनशन किया। जनसंघ के तमाम बड़े नेता उसी जेल में बंद किए गए, लेकिन मुद्दा उनका अलग था, वो गौ हत्या का सवाल उठा रहे थे। भारत की बनावट में धर्म आधारित राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त गुंजाइश, क्योंकि 80% लोग एक धर्म के मानने वाले, लेकिन फिर 20% को आपको छोड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। लोहिया इसके लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उनकी नीति थी कि हम हिमालय को भी बचाएंगे और किसान को भी बचाएंगे। आज 1964-67 की नीति के आधे अधूरे वर्णन से हम लोग लोहिया को हिंदू सांप्रदायिकता का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हिंदू सांप्रदायिकता का जन्म 1920 के दशक में हुआ था, गांधी नेहरू के रहते हुए, क्योंकि चारों तरफ हिंदू मुसलमान दंगों की लहर आ गई थी। आप देखें कि आरएसएस का जन्म 1926 में इसलिए हुआ कि नागपुर में भयंकर दंगे हुए थे, जिसमें कुछ अनुपात से ज्यादा मुसलमान हिंदुओं के घरों में चोट पहुंची थी, और गांधी को भी कहना पड़ गया था कि हिंदू तो कायर होते हैं। ऐसे माहौल में आरएसएस का जन्म हुआ। 1926 राम मनोहर लोहिया 16 बरस के थे, और 1926 से 1948 गांधी के रास्ते से हमने हिंदुओं को सुधारवादी बनाया, और उस सुधारवादी प्रक्रिया को लोहिया ने आगे जाति तोड़ो, हिंद पाक महासंघ, आधा हिंदू आधा मुसलमान, द्रौपदी, रामकृष्ण शिव, इन प्रतीकों से आगे बढ़ाने की कोशिश की। आरएसएस के अंदर हिंद आपने जिक्र किया तो हम हिंद पाक महासंघ पे भी कुछ आपसे सवाल कर ही लेते हैं। दरअसल आप मिल जाते हैं ना, तो इतना लालच आ जाता है कि कितना बात करते जाए। नहीं, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा लोहिया जी के प्रशिक्षण का, और विद्यार्थी होने के नाते बनारस के। जी नहीं, जैसे उस समय आपने जिक्र किया भारत विभाजन हुआ, और डॉक्टर लोहिया का एक बहुत मशहूर किताब की शक्ल में है भारत विभाजन के अपराधी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो वो देखिए, क्योंकि आपने इनका भी जिक्र किया आरएसएस का, और देखिए उस समय ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी जो हिंदू महासभा और आरएसएस और मुस्लिम लीग, बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि, और ये बहुत लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थे उसमें उन्होंने पीछे से इन लोगों का इस्तेमाल किया, भले इनको पता रहा हो या ना पता रहा हो। तो जो जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक तरफ एक दूसरे समुदाय के खिलाफ कट्टर आंदोलन चला रहे थे, मारकाट की कर रहे थे, और मिलकर सरकार भी चला रहे थे, बंगाल में और सिंध में इन्होंने चलाया। तो इन्होंने एक इतना, मतलब उस समय मारकाट एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जिन्ना ने भी जो डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया, संक्षेप में कुल मिला के परिस्थितियां ऐसी हो गई कि महात्मा गांधी के न चाहने पर भी भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा सबको, कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा, सबको करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी का, मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो आखिरी दिनों में प्लान कर रहे थे कि वो पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर हिंदुओं की रक्षा का आह्वान करेंगे, या कि भाई वो अपनी जो अकलियत है वहां पर जो उनके अल्पसंख्यक है उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो गांधी जी ने फरवरी में, हाँ जी, तो गांधी जी ने तब भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी, और उसी को बाद में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि भाई हमारा एक महासंघ होना चाहिए, भारत पाक महासंघ हो, ताकि हम जो है आपसी झगड़े न हो। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, क्यों नहीं हो पाया ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के इतने देश मिलके अपना एक साथ मार्केट कर रहे हैं, आपस में चला रहे हैं बिजनेस, और टूरिज्म हो रहा है, हम क्यों नहीं मिलके कर पा रहे हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और मान लीजिए अब इसमें श्रीलंका, नेपाल भी ले लीजिए, तो ये क्यों नहीं हम साउथ एशिया में इस तरह का कोई महासंघ बना पा रहे हैं? देखिए, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कि जो इकाइयां होंगी उनकी पर्याप्त स्वायत्तता होगी, लेकिन वित्त प्रबंध यानी करेंसी, रक्षा प्रबंध और विदेश नीति एक जैसी होगी। और वो कल्पना बहुत ही आकर्षक और रोमांचक है। उसी में पूरे दक्षिण एशिया का गरीबी और बीमारी और अभाव और अन्याय से मुक्ति का मार्ग है। राम मनोहर लोहिया ने जब ये प्रस्ताव रखा, उस समय उनको ये सच आंख के आगे था
कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के फैसले के पीछे हमारे अपने नेताओं की थकान और अंग्रेजी राज्य का साम्राज्यवादी षड्यंत्र और जिन्ना साहब का एक प्रतिक्रिया का भाव, ये मिल करके, और हिंदुओं के एक हिस्से की कट्टरता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, उन्होंने 7 कारण गिनाए थे भारत विभाजन के। और उनके आंख के आगे बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी। सोहरावर्दी की सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कराची और सिंध में भी थे, और सिंध में भी थे। और पख्तूनिस्तान, जिसके बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनके बड़े भाई वहां पर बड़े खान साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था। कश्मीर शेख अब्दुल्ला, उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था। सिंध में श्री मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी 1937 में बुरी तरह से हारी थी, इसलिए उनको मालूम था कि ये वक्ती नशा है, उतर जाएगा। और उनको दूसरी बात ये मालूम थी, विश्व राजनीति के भी जानकार थे, कि पड़ोसी के बीच में रिश्ता 2 ही हो सकता है, या तो मित्रता का होगा या शत्रुता का होगा। शत्रुता से नुकसान दोनों का होगा, क्योंकि दोनों गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हथियारों पर रूस और अमेरिका की तरह खर्च कर सके। तो अगर आजन्म पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी होने की सजा भुगतनी है गरीबी के रूप में या शिक्षा के रूप में, तो एक दूसरे से लड़ते रहो, और नहीं तो एक दूसरे से बात करो। उन्होंने ये भी देखा था कि जर्मनी और फ्रांस 1939 से 1946 तक एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली तरह लड़ते रहे, बाद में वो निकट आए। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बट गया था, और उनकी आंख के आगे उसकी एकता का दीवार चल रहा था। तो लोहिया साम्राज्यवादियों द्वारा जितने भी विभाजित राष्ट्र थे, उनकी एकता के समर्थक थे। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, पूर्वी जर्मनी पर, यहां तक कि वो अरब और इजराइल के महासंघ की भी बात करते थे। और उनका ये मानना था कि भारत और पाकिस्तान की जो भौगोलिक बनावट है, हमारी जो भाषाएं हैं, हमारा जो खान पान है, हमारी जो यादें हैं, वो सब साझेदारी की हैं। हाँ, आपस में झगड़ों का भी इतिहास है, हिंदू राजाओं को द्वारा दमन का है, मुस्लिम नवाबों द्वारा दमन का है, एकता का भी इतिहास है। वो जानते थे कि राणा प्रताप और मानसिंह एक दूसरे के आमने सामने लड़े थे, और अकबर ने उसका मजा लिया था। वो जानते थे कि दारा शिकोह और औरंगजेब में लड़ाई हुई थी, और पूरा हिंदुस्तान दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में बट गया था। वो शेरशाह सूरी का भी राज जानते थे, जो मुसलमान था, लेकिन उससे बेहतर शासक मध्यकालीन भारत में नहीं हुआ था। बहुधर्मी भारत है, ये बात भी वो जानते थे। इसलिए गुस्से में, नाराजगी में एक दूसरे से अलग होने का हम फैसला तो करते हैं, लेकिन एक माँ की संतान ही रहती है। इसी आधार पर उन्होंने कल्पना की थी। वो बांग्लादेश में हो रहा, उसमें पूरी पाकिस्तान था, दमन भी देख रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये टिकेगा नहीं, बांग्ला और उर्दू की लड़ाई में बांग्ला को ही जीतना है, क्योंकि स्वाभाविक है कि मातृभाषा प्रबल होगी विदेशी भाषा से, और बंगाल के लिए उर्दू विदेशी भाषा थी। तो जो लोहिया का प्रयास था, उसमें उन्होंने खुद न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के तब के नायकों से बात संपर्क बनाया, भारत में भी उन्होंने माहौल बनाया। और खान अब्दुल गफ्फार खान से उनकी आखिरी विदेश यात्रा अफगानिस्तान और रूस की थी, जिसमें वो खान अब्दुल गफ्फार खान के पास गए और उनसे बात की कि आप भारत आइए, माहौल को बदला जाए, क्योंकि न पाकिस्तान टिकने वाला है, न इस तरह का हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता चलने वाला। लेकिन दूसरी तरफ लोहिया भारत की राष्ट्रीयता के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। जब भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ और अब्दुल हमीद गाजीपुर के मारे गए, परमवीर चक्र उनको मिला, तो वो खुद अब्दुल हमीद की विधवा से मिलने गए, उनको एक स्वर्ण पदक दिया, और गांव के लोगों से कहा कि इस गांव का नाम धामूपुर है, आगे से इसका नाम हमीद धाम रख दो, क्योंकि इतना बड़ा काम इस गांव के एक सैनिक ने किया है, इसका क्या। और पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने हिंदू मुसलमानों की साझी सभाएं की, हिंदू के घर की रोटी मुसलमान के घर की सब्जी खिलाई, और कहा कि जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए, और अगर दोस्ती होगी तो फिर दोस्ती का भी कोई अंत नहीं होगा, लेकिन आज लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में हमको पीछे नहीं हटना। और ये जो गाना है जी, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, आंख में भर लो पानी, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था कि तो कहते थे कि ये गाना, वो कहते थे कि ये गाना देश में वीरता फैलाएगा कि कायरता फैलाएगा। और जवाहरलाल जी रोए थे, इस पर वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अपने जवानों की कुर्बानी पर हमको गर्व होना चाहिए कि वो मरे हैं, बेकार नहीं मरे, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन किसी मकसद के लिए मरना, वो भी देश रक्षा के लिए मरना, ये रोने की बात है कि गर्व करने की बात है। जी, आपने लोहिया जी का जिक्र किया भारत पाकिस्तान युद्ध का, मुझे ध्यान है मैंने कहीं पढ़ रहा था
कि जब पाकिस्तान ने पहला हमला किया था, अटैक किया था वो ट्राइबल्स के सहारे कश्मीर में, 1948 में, तो जो सैनिक कार्रवाई भारत ने की थी, तो गांधी जी ने भी उसको सपोर्ट किया था, समर्थन किया बिल्कुल था, किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये तो बातचीत से सुलझने वाला नहीं है, हमको सेना भेजनी पड़ेगी, इसको रोकना पड़ेगा, ये कि अन्याय है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। गांधी कानूनविद भी थे और लोहिया ने गांधी से बहुत कुछ लिया था। और आप जब भारत के विभाजन का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको चिंता होगी कि इतनी मुट्ठी भर लोगों ने, कुल 15% लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो पढ़े लिखे जमींदारी तबके के, नवाबी तबके के मुसलमानों ने अलगाव की समर्थन किया था। जो अंसारी लोग थे, जो बुनकर थे, जो दस्तकार थे, जो गरीब मुसलमान थे, वो कांग्रेस के साथ खड़े। लेकिन कांग्रेस ने, आप जानते हैं कि लोहिया की आंख के आगे ही, आपने जिक्र किया 1964-67 के गैर कांग्रेस का, पहले हिंदू महासभा का मंत्री बना, वो राम मनोहर लोहिया के जमाने में नहीं बनी थी। राम मनोहर लोहिया के जमाने में जो सरकार बनी थी चरण सिंह के नेतृत्व में, कर्पूरी ठाकुर, महामाया बाबू के नेतृत्व से कम्युनिस्ट भी मंत्री बने थे। लेकिन पहली सरकार जो बगैर कम्युनिस्टों सोशलिस्टों के बनी, उसमें हिंदू महासभा के मंत्री थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के नेता थे? उन्होंने किस पार्टी को जन्म दिया? वो तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक राष्ट्रीय सरकार, ताकि सबको बिल्कुल, साथ तो जब आप नवनिर्माण निर्माण के लिए एक विकल्प बनाएंगे, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो झगड़े थे, अंबेडकर साहब को उन्होंने शामिल किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया, और ये सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन में, जब ये जेल में सजा काट रहे थे ये सारे नेता, तब ये अंग्रेजों के वायसराय को, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि माहौल बदल गया, परिस्थिति बदल गई, चुनौती बदल इसमें तो गांधी जी ने भी बड़ा बड़प्पन दिखाया था। कहते हैं कि जब कैबिनेट की पहली कैबिनेट की लिस्ट बनाई थी, पटेल साहब ने उनको शायद दिखाया था, और नेहरू पटेल जिसने भी, तो गांधी जी ने भी ये कहा था कि भाई आजादी कांग्रेस को नहीं मिली है, देश को मिली है, तो इसमें आधे लोग जो है कैबिनेट में तुम्हें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर, और तमिलनाडु से भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लिया गया था, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर मेरे ख्याल से, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा। खैर, मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि समय काफी हो गया, 1 मिनट, की आज की परिस्थिति में अगर डॉक्टर लोहिया होते और ये इतना बड़ा देश में फिर से हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता का जहर हो गया है, और हर मुद्दे पे कम्युनल, देखिए लखीमपुर खीरी में जो किसान का आंदोलन है, उसको भी वहां पर इस समय बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो हिंदू बनाम जो सिख किसानों की लड़ाई में कन्वर्ट कर रही है। इस तरह से सोशल मीडिया में वो कैंपेन चला रही। तो अगर आज डॉक्टर लोहिया होते, तो क्या वो जो गांधी को मानने वाले लोग तमाम जगह बिखरे पड़े हुए हैं अलग अलग, या जो गैर आरएसएस तमाम राजनीतिक दल बिखरे पड़े हैं, क्या उन सब से वो आह्वान नहीं करते, एक मंच पे लाने की कोशिश नहीं करते कि ममता बनर्जी अलग हैं, शरद पवार अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, वहां नवीन पटनायक अलग है, बहुत सारी इतनी ताकतें अलग अलग जो है, और ये जबकि सैद्धांतिक दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि ये सब अपने को गांधीवादी मानते हैं। तो क्या आज गांधी के जो वंशज है, चाहे वो कुजात हो, चाहे सुजात हो, चाहे मठी हो, सर्वोदय वालों को मठी कहते हैं क्या सबको एक नहीं हो जाना चाहिए इस समय? देखिए, राम मनोहर लोहिया गांधी जयप्रकाश की परंपरा से जुड़े महानायकों में से एक थे। उन्होंने हमेशा राजनीति को नीति से जोड़ा, कार्यक्रम से जोड़ा। गांधी जी के बारे में काका कालेलकर ने लिखा कि जब हमारी उनकी मुलाकात हुई तो मैं तो हिंसावादी था, गांधी अहिंसावादी थे। तो गांधी ने कहा कि देखो, साल भर का समय हम एक दूसरे के साथ निभाएं, और अगर उसके बावजूद तुम असंतुष्ट हो और पाओ कि हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तो अलग अलग हो जाएंगे। तुम हिंसावादी रहो, हम अहिंसावादी रहेंगे। एक समय में एक कदम काफी है, 1 स्टेप इज एनफ फॉर मी। और काका कालेलकर लिखते हैं कि वो कदम जो बढ़ा तो फिर बढ़ता ही चला गया। मैंने पाया कि मुझसे ज्यादा उग्र गांधी खुद है। मैं बात करता हूँ गोली की, जिससे कि लोग निडर बने, लेकिन ये बात करते हैं जेल जाने की और लाठी खाने की, जिससे लोग निडर बने। इनकी पद्धति तो ज्यादा टिकाऊ है। ऐसे ही लोहिया ने भी एक कार्यक्रम बनाया कि बड़े सवाल क्या है, 10 बड़े सवाल उन्होंने पहचाने, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सवाल थे। ऐसे ही आज भी राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश की शैली में या गांधी की शैली में एक एजेंडा बनाते। क्यों साथ आए? कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए? उनके लिए गैर जरूरी था। उनके लिए जरूरी था कि किन नीतियों को अपनाना, आखिर देश की दिशा क्या हो।
हाँ, अगर उन नीतियों पर बीजेपी आ जाए बिल्कुल। तो राम मनोहर लोहिया पहले तो विशेषज्ञों की मदद से, अपनी जानकारी और विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों की मदद से एक साझा कार्यक्रम बनाते कि इसको हम अगले 6 महीने में, फिर साल भर में, फिर 5 साल में पूरा करेंगे। दूसरा, फिर वो लोगों को बुलाते कि बैठो, बताओ कि हमने ये जो लिस्ट बनाई है इसमें से कौन सी चीज जो तुमको खटकती है, कौन सी चीज जहां तुम अटकते हो, आओ इसको हम लोग बात कर ले। ये बड़े संवादी आदमी थे। जब वो मरे तो गोपालन जी ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गोपालन, कि राम मनोहर लोहिया अक्सर हमको बुला करके चर्चा करते थे अपने किसी भी अगले कदम के बारे में, और यही बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही। तो लोहिया बहुत बड़े संवादी थे, जिद्दी नहीं थे, किसी से नफरत उनकी व्यक्तिगत नहीं थी। जवाहरलाल के बारे में उनके मन में अपार आदर था, लेकिन नीतियों को लगा कि मौका फिसलता जा रहा है, हमारे नायक आत्ममुग्ध हो गए हैं, ये सम्राट अशोक बनना चाहते हैं, इनको गांधी का वारिस बनना चाहिए, देश को सही आजादी की तरफ ले चलना चाहिए। ये नीतियों का मामला था। इंदिरा जी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं था। जब इंदिरा जी उनके बीमार होने पर मिलने आई तो उन्होंने बड़े आदर से उनको बुलाया, बैठाया, लेकिन उनकी नीतियों को लेकर के वो नाराज थे कि ना, ये तुम्हारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के दोष इकट्ठा हो गए, ये चलने वाली नहीं है। निजी क्षेत्र की मुनाफाखोरी है और सार्वजनिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार है। ये क्या कर रहे हो? खेती की तुम उपेक्षा कर रहे हो, कहते हो कि गमले में अनाज पैदा करो, तो अन्न की, उनका कि ये बंजर तोड़ो, भूमि सेना बनाओ, सिंचाई सेना बनाओ, सबको साक्षर बनाओ। तो लोहिया एक कार्यक्रम बनाते जिसमें कि ये तीनों किसानों के कानून का सवाल होता, मजदूरों की छटनी का सवाल होता, नौजवानों की बेरोजगारी और पूंजी निर्माण का भी सवाल होता। हमारी जो उत्पादकता उसको बढ़ाने, कृषि की टेक्नोलॉजी है इतनी पिछड़ी है कि इसमें से मूल्य निर्माण की क्षमता घटे, हमको पैदावार बढ़ानी है, स्टील की भी पैदावार बढ़ानी है और गेहूं की पैदावार भी बढ़ानी है। वो अर्थशास्त्री भी थे, वो खाली नकारात्मक हुल्लड़बाज नेता नहीं थे कि चाहे जो हो। को एक नारा हम लोग लगाते थे विद्यार्थी जीवन में, आप लोगों ने लगाया होगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। राम मनोहर लोहिया इस नारे के पक्ष में नहीं थे। और आरएसएस के भी अंदर वो जो सगुण लोग हैं, सकारात्मक हैं, उनसे पूछते ये जो तुम कर रहे हो इन नीतियों के जरिए, चाहे कानून का मामला है, चाहे मंदिर मस्जिद का मामला, इससे देश बनेगा कि बिगड़ेगा? अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल की सोचो। अगले चुनाव तक की सोच रहे हो, गलत कर रहे हो। कुर्सी में रहोगे लेकिन औकात तुम्हारी नहीं रहेगी, इकबाल तुम्हारा नहीं रहेगा। लोहिया ने यही बात लाल बहादुर शास्त्री के साथ कही थी। उन्होंने कहा था कि भाषा के बारे में, ये जो बनारस के काशी विद्यापीठ वगैरह के पढ़े लोग हैं, इनको कुछ हीनता की ग्रंथि है। शास्त्री जी, आप देशी भाषा से पढ़ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हो, आपको इस पर भरोसा करना चाहिए और भाषा नीति को बदलना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हंसा करते थे उनकी इस तरह की टिप्पणियों पर। और यही बात उन्होंने मोरारजी देसाई से कही थी कि खाली आप ऐसी नीतियां बना रहे हो, सोने पर कंट्रोल लगा दिया, इस पर कंट्रोल लगा दिया, टैक्स बढ़ाना, इससे नहीं होगा। नव निर्माण करो और हमारी ताकतों का इस्तेमाल करो। तो आपने जो सवाल उठाया, अगर राम मनोहर लोहिया आज होते तो सबसे पहले तो ठंडे मन से देश के तीनों मोर्चे पर, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कुछ चुनौतियां हैं उनका सामना करते, उनका समाधान, व्यावहारिक समाधान बताते, फिर उन कार्यक्रमों के इर्द गिर्द बायां बाजू, दायां बाजू, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेकुलर, कम्युनल के चक्कर में न पड़ के मूल्य आधारित, नीति आधारित और कार्यक्रम आधारित, जिसको कहते हैं सगुण एकता का निर्माण करते। और फिर वोट का इंतजार नहीं करते, चुनाव का इंतजार नहीं, वो सीधे जनता का आह्वान करते, छोटी छोटी गोष्ठियों से शुरू करते, स्कूल, कॉलेज और पंचायत से, और तारीख तय करते कि आज हम किसान दिवस मनाएंगे और उस दिन फिर घर नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे और तुम बंद करो हमको। लोहिया ने महीनों महीने जेल काटी मुद्दों को लेकर के, और जब निकले तो मुद्दों को सुलझा के निकले। आज ये जेल नहीं जाना चाहते, ट्विटर के जरिए हमको और आपको अपना रास्ता बताना चाहते हैं, और वहां लाशों पर लाशें गिर रही हैं और हम अभी भी ऐसा सोचते हैं कि तो कुछ और लाशें गिर जाए तो इनका और बुरा होगा। ये नकारात्मक गिद्ध वाली राजनीति नहीं है कि लाश गिरे तो हमको खाने का मौका मिलेगा। ये सही तरीका नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं को अपना दिमाग साझा करना चाहिए, अपनी दृष्टि साझा करनी चाहिए। खाली मौजूदा सरकार की कमियों को बता करके आप हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएंगे, और दिल में जगह बनाए बिना जनता अपने फैसले पर समीक्षा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। लोहिया सत्याग्रही भी थे। अंग्रेजों के राज में जितनी बार वो जेल गए, 11 बार, उससे ज्यादा 13 बार वो अपने लोगों के राज में जेल में गए।
और उससे जो बल पैदा हुआ, विश्वास पैदा हुआ, मैं तो उस पीढ़ी का था, आखिरी कतार का वॉलंटियर। हम लोग को लगता था कि डॉक्टर साहब बस इशारा करें, लेकिन वो इशारा नहीं करते, वो खुद जेल में पहले बंद हो जाते थे। विद्यार्थियों का प्रदर्शन था हमारे मुद्दे पर, हम तो बनारस से ट्रेन में नहीं बैठ पाए और वो जेल में बंद कर दिए गए, कई दिन जेल में बंद रहे। वो जो नायक होता है, जो आगे बढ़ करके पहली गोली अपनी छाती पर लेता है, पहली लाठी अपने सिर पर लेता है, गांधी जैसा, लाला लाजपत जैसा, सुभाष बोस जैसा, वैसी मिट्टी के लोहिया थे। वैसा ही स्वरूप हमने जेपी का देखा था, जेपी आंदोलन में जब पटना में तो उनके बड़े भाई थे ही, उन्होंने तो कहा ही था। मुझे लगता है कि अगर लोहिया जी की असामयिक मृत्यु नहीं होती, जिंदा होते, तो वो फिर जेपी के मरने के पहले लोहिया जयप्रकाश जी के पास जिद करके 4-4 घंटे की मुलाकात करके आए थे कि आप जो रास्ता पकड़े हो ये भूल भुलैया है, निकलो इसमें से, जनता तुम्हारा इंतजार करे। उन्होंने चिट्ठी ही लिखी थी कि इस देश को अगर कोई हिला सकता है तो जयप्रकाश जी। खैर, जयप्रकाश जी में अद्भुत संगठन क्षमता भी थी। जयप्रकाश जी सबको साथ लेके चल सकते थे और तीनों का व्यक्तित्व तो अलग अलग था, जयप्रकाश, लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। इसीलिए हम त्रिमूर्ति कहते हैं और आज हम तीनों को एक साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने इतना साझा किया, अपना नॉलेज, अपना अनुभव, हम बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि ये आज के लोगों को आपका ये जो सारा ज्ञान आपने साझा किया वो बहुत दिशा देगा और ऊर्जा देगा दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।